बच्चों, पिछले क्लास में हम सब ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता जो आपके पाठ्यक्रम में थी उत्साह, उसको पढ़े थे और उस एक्सप्लेन के माध्यम से उसे समझे थे। आज उन्हीं की कविता, दूसरी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, अट नहीं रही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और व्याख्या के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। उत्साह कविता में उन्होंने बादल का मानवीयकरण किया था और ये जो अट नहीं रही है कविता में उन्होंने फागुन मास का वर्णन किया है, फागुन का मानवीयकरण किया है। कविता को पढ़ने से पहले आइए हम लोग पाठ परिचय को पढ़ लेते हैं। तो अट नहीं रही है कविता जो है वो फागुन की मादकता को प्रकट करती है। देखिए, अट नहीं रही जो कविता है वो फागुन एक हिंदी महीने का नाम है जो कि माघ के बाद आता है और फाल्गुन जो महीना होता है वो हिंदी का सबसे लास्ट महीना होता है, सबसे अंतिम महीना होता है। और ये जो महीना होता है इसमें बसंत का मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है। और बसंत ऋतु तो वैसे भी उत्साह का प्रतीक होता है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। तो इसीलिए यहाँ भी कहा गया है कि फागुन की मादकता, मादकता मतलब क्या होता है, नशीला। जैसे जब किसी नशीले पदार्थ को कोई खा लेता है तो उसे किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती है, ठीक इसी प्रकार से जो फागुन का सौंदर्य है उसे देख करके जो कवि हैं वो अपने सुध बुध को खो बैठते हैं। उसकी सुंदरता को जो कोई भी देखता है वह एकदम से अपना सुध बुध खो बैठता है। इसलिए कहा गया है फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। वो फागुन महीने में यानी कि बसंत के मौसम में चारों तरफ जो हरियाली छाई होती है, पेड़ पौधों में दिखती है, खेतों में दिखती है, खलिहानों में दिखती है, बगीचों में दिखती है, नदी तालाबों में दिखती है, हर जगह फागुन का जो सौंदर्य है वो चारों तरफ बिखरा रहता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। देखिए, जब लोगों का मन प्रसन्न, कोई व्यक्ति है जब उसका मन प्रसन्न होता है, वह खुश होता है तो उसे अपने आसपास का माहौल भी खुशमय नज़र आता है, चारों तरफ उसे खुशहाली दिखती है। यदि कोई व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है मन से, तो उसे आसपास का वातावरण बड़ा ही खुशहाल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पर यदि कोई व्यक्ति दुखी है, उसके मन में दुख है, तो आसपास में चाहे जितनी खुशियाँ हों, चारों तरफ उसे उदासी भरा माहौल ही नज़र आता है। ऐसा होता है, यही वास्तविकता है। यदि मन प्रसन्न है तो चारों तरफ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है और यदि मन दुखी है तो चारों तरफ का माहौल बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने, यानी इस कविता में लय भी है, मतलब इसको गाया भी जा सकता है और सुंदर शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया। जिस प्रकार से फागुन मास जो होता है बहुत ही सुंदर लगता है, चारों तरफ का माहौल बहुत अच्छा रहता है, उसी प्रकार से सुंदर शब्दों के कारण और लयबद्धता के कारण ये जो कविता है वो बहुत ही सुंदर और मनोहारी लग रही है। आइए चलिए कविता भी चलते हैं और कविता को पढ़ते हैं और फिर उसकी व्याख्या को समझते हैं। देखिए, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रहे, जैसे कहते हैं कोई चीज़ में अट नहीं रहा, यानी कि समा नहीं रहा है। फागुन मास सबको पता है हिंदी का ये महीना है, सबसे लास्ट महीना है, यहीं से फिर हिंदी महीने की समाप्ति होती है, फिर से आपका फाल्गुन के बाद चैत लगता है और फिर हिंदी महीने की स्टार्टिंग होती है। यानी चैत जो माह है वो हिंदी महीने का पहला महीना होता है और फाल्गुन जो है वो हिंदी महीने का सबसे लास्ट का महीना होता है। और ये जो फागुन का महीना होता है वो फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक और फरवरी के थर्ड और फोर्थ वीक के बीच में रहता है और इसी में बसंत ऋतु का आगमन होता है। माना भी जाता है, देखिए बसंत पंचमी जब मनाई जाती है ना, सरस्वती जी की पूजा की जाती है, विद्या की देवी जो सरस्वती माँ है उनकी पूजा की जाती है बसंत पंचमी वाले दिन, उसी दिन से बसंत का आगमन माना जाता है। तो अट नहीं रही है आभा, आभा मीन्स क्या होता है, शोभा या सौंदर्य, चमक, कांति, और फागुन की तन सट नहीं रही है। देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि फाल्गुन के महीने में यानी कि बसंत ऋतु का जब आगमन होता है
तो उस समय चारों तरफ हरा भरा रहता है, भीनी भीनी सी हवा चलती, धीरे धीरे से हवा चलती है, मौसम बड़ा ही अनुकूल होता है। खेतों में पीले पीले सरसों लगे होते हैं, जैसे लगता है कि कोई पीली चुनरी लहरा रही है खेतों में। डाल जिनके पत्ते सूख जाते हैं वो फिर से पल्लवित हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। चारों तरफ चिड़ियों का चहककार होता है, मतलब चारों तरफ का जो माहौल होता है बहुत ही खुशनुमा होता है। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। फागुन महीने की जो शोभा है, जो सुंदरता है, चारों तरफ फूल पुष्पित हैं, पल्लवित हैं पत्ते, तो उन्हें देखकर के इतना सुंदर लगता है और उसकी जो सुंदरता है वो समा नहीं पा रही है, अट नहीं पा रही है। फागुन की तन का मतलब ये जो फागुन की सुंदरता है, कभी पेड़ पौधे के रूप में, कभी फूलों के रूप में, कभी नदी पहाड़ के रूप में, कभी खेतों में लगे हुए लहलहाते जो आपके खेत हैं, फसलें हैं और पीली पीली जो सरसों हैं, इनको लहलहाते देख करके जो फागुन का तन है उसकी जो शोभा है वो समा नहीं रही। मतलब इतनी अत्यधिक सुंदरता है कि वो सट नहीं रही है, समा नहीं पा रही। इतनी अत्यधिक सुंदरता उस चारों तरफ बिखरी हुई है कि वो समा नहीं पा रही है। फिर आगे कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन के महीने में जब वो हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे फाल्गुन जो महीना है कुछ सांस ले रहा हो। सांस लेते वक्त यानी कि जो हवा तैरती है उस समय उसका सुगंध जब हवा के माध्यम से चारों तरफ फैलता है तो वह सुगंध जो है घर घर में बिखर जाता है, फैल जाता है, भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और ये जब इतना खुशनुमा माहौल चारों तरफ का होता है, चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य का छटा बिखरा हुआ होता है, तो मन में उत्साह का संचार होता है और उस उत्साह का संचार होने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लोगों में कल्पना रूपी पंख आ गया हो और वह आकाश में उड़ना चाहते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर मतलब क्या होता है? पंख। यानी तुम्हारी सुंदरता को देख करके, तुम्हारी आभा को देख करके ये जो डाल जो कुछ पहले सूखे हुए थे, अब उसमें हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं, फूलों से युक्त है, पक्षी चहचहा रहे हैं, बड़ा ही अनुकूल वातावरण है और ना अत्यधिक ठंडक है ना ही अत्यधिक गर्मी है, बिल्कुल अनुकूल मौसम है। तो ये सारी चीज़ें देख करके मन में उत्साह का संचार होता है और ऐसा लगता है जैसे कि कल्पना के पंख आ गए हों और आकाश में हम लोग उड़ने लगे हों। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फिर आगे कवि कहते हैं कि जब इन सारी सुंदरता को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इनको बिना अपने पलक को झुकाए हुए मैं इनकी शोभा को देखता ही जाऊँ। और यदि कभी अपनी नज़रों को उनसे हटाना भी चाहता हूँ तो वो हटती नहीं है। सारा दृश्य जो है वो भीतर में उपस्थित हो जाता है। वो सारे दृश्य मन की आँखों से मैं देखता रहता हूँ, मेरे सामने वो सारे दृश्य आते रहते हैं, तो चाह करके भी मैं इनसे नजरें नहीं फेर पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। वसंत के महीने में जो पतझड़ के मौसम में जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो जब बसंत ऋतु आता है, फाल्गुन का महीना आता है, तो वृक्ष में फिर से नए नए पत्ते आ जाते हैं। पुराने पत्तों का स्थान फिर नए पत्ते ले लेते हैं और कोई पत्ता जो बहुत ही कोमल होता है वो कहीं कहीं लाल और हरे में दिखता है, कोई पत्ता हरा है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि पत्तों से लदी डाल है। पेड़ की जो शाखाएं हैं वो पत्तों से लद गई हैं, एकदम पत्तों से भरी हुई हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ का जो माहौल एकदम से हरा भरा है। और वो पत्ते कहीं कहीं पे पत्ते हरे हरे नज़र आ रहे हैं और कहीं कहीं पे पत्ते जो अत्यधिक कोमल हैं वो लाल रंग में नज़र आ रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। फिर आगे कवि कहते हैं कि कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब क्या होता है? हृदय।
यहाँ पे जो उर है वो गले से लिया जाएगा, उर मतलब मन या हृदय होता है, लेकिन यहाँ पे गला कहीं पड़ी है उर में, कहीं कहीं पर वृक्ष के गले में, कहीं कहीं पर पेड़ के गले में। मंद मतलब क्या होता है? धीमा। मंद मतलब क्या होता है? धीमा या भीनी भीनी। गंध मतलब सुगंध। यहाँ पे देखिए गंध पुष्प के साथ में आया है, तो यहाँ पे गंध का क्या मतलब होगा? सुगंध। तो जब बसंत में हवा बहती है, जो कि बड़ी ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंडक होता है उस समय के मौसम में, तो जो उस समय की जो हवा, ठंडी ठंडी हवा जब बहती है, चलती है धीमे धीमे गति से, तो जो उसका अपने साथ जो पुष्प का सुगंध लेके आती है। तो कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं कहीं पर पेड़ों के गले में या वृक्ष के गले में धीमी धीमी खुशबू बिखेरने वाली पुष्पों की माला भी पड़ी नजर आती है। मतलब किसी किसी पेड़ों में फूल भी लगे हुए हैं जो अपनी भीनी भीनी खुशबू फैला करके चारों तरफ के वातावरण को बहुत ही सुगंधित बना रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। फिर आगे कवि लिखते हैं कि पाट पाट मतलब स्थान स्थान पर या जगह जगह पर, हर जगह पर, जगह जगह पर शोभा श्री मतलब सुंदरता से भरी हुई है, जगह जगह पर सुंदरता बिखरी हुई है, शोभायमान हो रही है और पट नहीं रही है। बसंत की ये जो शोभा है, जो सुंदरता है, कभी हरे पत्तों के रूप में, खिले हुए पुष्पों के रूप में, बहते हुए झरनों के रूप में, बहती हुई कलकल करती नदियों के रूप में, चहचहाते पक्षियों के रूप में, लहलहाते पीले सरसों के फसल के रूप में, ये जो बसंत की शोभा है वो समा नहीं रही है। इस तरीके से बच्चों इसमें जो है वो फागुन मास का मानवीयकरण किया गया है, प्राकृतिक छटा को बिखेरा गया है और इसमें गे से भी का प्रयोग किया गया है, मतलब इस पद को गाया जा सकता है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा जो है अत्यंत सरल और सहज है। अब देखिए जैसे घर घर है, पाठ पाठ है, इन सब में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलंकारों के प्रयोग से भी ये युक्त है। मानवीयकरण अलंकार का भी प्रयोग इसमें हुआ है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये इस कविता का जो व्याख्या है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।